मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें हम चर्चा करेंगे यूपी की सियासत के बारे में। आज हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी दीपक। दीपक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि इस वक्त यूपी की सियासत में काफी ज्यादा हलचल मची हुई है। वजह है मैनपुरी लोकसभा सीट के साथ साथ रामपुर और खतौली सीट पर होने वाले उपचुनाव, और इन तीनों ही सीटों के चलते यहाँ पर सियासत काफी तेज हो चुकी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच यहाँ पर टक्कर देखने को मिल रही है। वरिष्ठ नेता और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव जी के गुजर जाने के बाद अब मैनपुरी लोकसभा सीट खाली पड़ी हुई है, और इस सीट पर जीत हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी दांव करती हुई नजर आ रही है कि इस बार मैनपुरी सीट, रामपुर और खतौली तीनों ही सीटों पर कमल ही खिलेगा। आपको बता दें कि 5 दिसंबर के दिन मतदान होंगे और 8 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे, और ऐसे में यहाँ पर बसपा भी किस तरीके से यहाँ पर दलित वोट बैंक को लेकर काफी ज्यादा पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में यहाँ पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव और डिंपल यादव की क्या कुछ रणनीतियां हैं, इसी पर चर्चा करेंगे दीपक से। सबसे पहले आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपना प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा है, और यहाँ पर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं मायावती सपा के समर्थन में है। लेकिन यहाँ पर गौर किया जाए अब दलित वोट बैंक की तरफ, तो क्या वाकई में समाजवादी पार्टी दलित वोट बैंक को संभालती हुई नजर आएगी? क्योंकि बीजेपी यहाँ पर कोर मतदाताओं की तरफ अगर ध्यान दे तो कहीं ना कहीं बीजेपी और समाजवादी पार्टी यहाँ पर जो बसपा के जो वोट बैंक है उसे संभाल कर कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। तो आपका इस पर दीपक क्या कुछ कहना है? क्योंकि दावा यही किया जा रहा है, अगर यहाँ पर एक्सपर्ट की माने तो यही दावा किया जा रहा है कि बीएसपी का जो कोर वोट बैंक जो रहेगा उसी के हिसाब से नतीजे तय होंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात, जैसा कि हम लगातार चर्चा कर ही रहे थे, कि ये चुनाव बीजेपी वर्सेस सपा का नहीं बल्कि विपक्ष वर्सेस पक्ष का है, कि बीजेपी के खिलाफ कितनी पार्टियां एकजुट है। इससे जुड़ी हमने 2 दिन पहले आपको एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें सारी जानकारी न्यूज रूम में मौजूद सारे सहयोगियों से पूछ कर बताई थी। तो उन्होंने खास तौर पर यह बातें कही थी कि विपक्ष का एकजुट होना, बीजेपी एक ऐसी पार्टी बनती जा रही है, अगर उसको हटाना है, उसको उखाड़ फेंकना है उसके गढ़ से, तो सबको एक साथ आना ही पड़ेगा। अगर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते रहे तो आप कभी भी बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी का विरोध नहीं कर पाओगे, ना उनके खिलाफ जीत पाओगे। अब जैसे अभी इसी चुनाव की बात कर ले, अखिलेश को पता था कि वो हार सकते हैं, इसीलिए वो चाचा शिवपाल को लाए, वरना पिता की सीट पिछले 30 सालों से सुरक्षित सीट है, इससे ज्यादा शायद ही कोई सुरक्षित सीट सपा पार्टी के लिए कोई हो, सांसद और विधानसभा के तौर पर, दोनों ही तौर पर। लेकिन ऐसे में उनको जरूरत पड़ी चाचा शिवपाल की, उनको जरूरत पड़ रही है पल्लवी पटेल की, उनको जरूरत पड़ रही है यहाँ पर आदित्य यादव की। तो सभी के समर्थन से आगे बढ़ रहे हैं, जेडीयू का भी समर्थन मिला। लेकिन एक बात हम भी भूल रहे थे कि यादव वर्सेस शाक्य, अगर देखा जाए तो करीब 4,25,000 संख्या बताई जाती है यादवों की, और 3 लाख से ज्यादा यहाँ पर वोटर्स बताए जाते हैं शाक्य के। लेकिन ये कितना हुआ? टोटल 7-8 लाख समथिंग हुआ। लेकिन यहाँ पर 17.5 लाख वोटर्स हैं। दलित समाज आता है, ब्राह्मण आता है, क्षत्रिय आता है, वैश्य आता है, साथ ही साथ अगर बात करें तो मुस्लिम समाज में, जिनकी संख्या 50,000 वोटर के तौर पर है। और गौर करने वाली बात यह कि इनमें से वोट कितने लोग देते हैं और कितने लोग एक्टिव रहते हैं, तो उसमें ज्यादातर संख्या जो आती है वो बीएसपी के समर्थन में भी आती है, क्योंकि दलित चेहरे का साथ हमेशा मिलता रहा। जब मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ था तो यही बात की जा रही थी कि दलित से लेकर हर पिछड़ा वर्ग मुलायम सिंह यादव के साथ खड़ा था, यानी जमीन से जुड़े नेताजी धरतीपुत्र के साथ खड़ा था। अब वही बात डिंपल यादव पे लागू होती है कि अगर परिवारवाद को बढ़ावा दिया तो सिर्फ यादवों का फायदा होगा, अगर रघुराज सिंह शाक्य ने बढ़ावा दिया तो सिर्फ शाक्य का फायदा होगा, तो बाकी समाज कहां जाएगा? इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ फोकस जो रखा ना कि हम किसी जातिवाद को बढ़ावा नहीं दे रहे, हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन अखिलेश, शिवपाल और डिंपल के बयान में अभी ये बात नजर नहीं आ रही। इसीलिए बीएसपी के जो वोटर्स हैं वो बड़ा खेल कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको बताया उनकी संख्या भी लाखों की बताई जा रही, 70,000 से प्लस की बताई जा रही है वोटर्स की। तो अगर शाक्य के समर्थन में वो वोटर्स आ गए तो समझ लीजिए बीजेपी के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, और सपा पार्टी के लिए बहुत कहीं ना कहीं नुकसान होगा, हानिकारक होगा। तो ये सारी बातें हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस वक्त जो बीएसपी के अगर कोर वोट बैंक पर अगर गौर किया जाए तो यहाँ पर यही सामने आया है कि 1 लाख से अधिक यहाँ पर जाटव समुदाय आता है, और 70% से अधिक यहाँ पर कठेरिया समाज है, और साथ ही साथ इससे अलग भी जातीय समुदाय देखने को मिलते हैं। गौर किया जाए यहाँ पर अगर वोटर्स की तरफ, तो यादव वोट बैंक यहाँ पर 4 लाख से अधिक है, 3 लाख से अधिक शाक्य वोट बैंक है, और यहाँ पर 2.5 लाख से अधिक मुस्लिम वोट बैंक बताया जाता है। लेकिन दूसरी ही तरफ 2 लाख से अधिक यहाँ पर दलित वोट बैंक बताया जाता है, जिसको लेकर सपा प्रमुख अखिलेश
यादव ने रणनीतियां बनाना भी शुरू कर दी है, ना सिर्फ मैनपुरी में बल्कि रामपुर में भी। क्योंकि इस वक्त देखा जाए तो जिस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जयंत चौधरी, उनके साथ मिलकर उन्होंने रणनीतियां बनाई हैं। उन्होंने यहाँ पर दलित नेता चंद्रशेखर आजाद को आगे कर दिया है। अब दावा यह किया जा रहा है कि रामपुर में जो उपचुनाव होने को जा रहे हैं, उन उपचुनाव में चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर उनके साथ प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो देखा जाए तो मायावती ने यहाँ पर तीनों ही सीटों पर अपने प्रत्याशी को आगे तक नहीं किया है। तो क्या वाकई में यहाँ पर अब जो अखिलेश यादव है वो दलित वोट बैंक को तीनों ही सीटों पर बखूबी संभालती हुई नजर आ सकते हैं? क्या बीजेपी यहाँ पर वाकई में पिछड़ती हुई नजर आ सकती है दीपक? क्योंकि एक वक्त साल 2019 में हमने महागठबंधन देखा था सपा और बीएसपी का। तो क्या अब इसके बाद जो गठबंधन टूट चुका है उसके बाद पूरा फायदा यहाँ पर सपा को ही मिलेगा? देखिए, जो गठबंधन था उसी वक्त अखिलेश यादव ने ये चीजें भाप ली थी कि किन रणनीतियों के सहारे दलित वोटर्स को अपने साथ लेकर चल रही है मायावती। तो वही रणनीति अगर देखा जाए 2010 के बाद से अखिलेश यादव ने अपनाई हुई थी, तभी तो 5 साल टिक गए थे, वरना तो बहुत मुश्किल होता। लेकिन योगी ने आकर सारा खेल बिगाड़ दिया यहाँ पर अखिलेश यादव के लिए भी और मायावती के लिए भी। लेकिन अखिलेश यादव फंसे रह गए सिर्फ और सिर्फ मायावती की रणनीति में। अगर वो बीजेपी की रणनीति या उनकी चाल को भाप पाते तो शायद उनकी सरकार इतनी बुरी तरीके से पटकनी नहीं खाती। तो यही एक वजह रही जिसकी वजह से मायावती के वोटर्स हमेशा उनके साथ तो नहीं जुड़े रहे। उसका फायदा मुलायम सिंह यादव के रहते हुए दलित वोटर्स को अपने साथ लाने में कामयाब रहे अखिलेश यादव, क्योंकि वहां मुलायम सिंह यादव को भी भेजा गया था रैली करने के लिए। भले ही व्हील चेयर पर गए, भले ही यहाँ पर ज़्यादा लंबी स्पीच ना रही हो, लेकिन मुलायम की मौजूदगी ही उनको अपने साथ लाने के लिए काफ़ी थी। रही बात मुस्लिम वोटर्स की, तो मुलायम सिंह यादव जानते थे कि आजम खान को आए कर देना है। तो ये सारी एक बड़ी रणनीति के तौर पर रहा। और अगर देखा जाए तो आखिरी समय पर यह बहुत मायने रखता है कि कौन सा वोटर्स किसकी तरफ झुकाव दिखा रहा है। समाजवाद यहाँ पर बहुत चलता है और ऐसे में अगर देखें एसपी पार्टी के बारे में तो समाजवादी पार्टी ही कहा जाता है, लेकिन समाज कौन सा उनके साथ जुड़ा है? अगर समाज को साथ लेकर चल रहे होते तो शायद आज डिंपल की जगह पर कोई और अच्छा प्रत्याशी यहाँ पर होता। क्योंकि अगर रघुराज सिंह शाक्य का जिक्र करें तो रघुराज सिंह शाक्य को उनका वफादारी का इनाम यहाँ बीजेपी ने दिया, उनके काम का इनाम दिया, क्योंकि एक सांसद चेहरे के तौर पर उनको विधायक तो नहीं बनाएंगे। इसी वजह से यहाँ पर डिंपल यादव की भी चर्चा है कि आप यहाँ पर क्यों उतारे गए, आपकी जगह कोई और उतर सकता था, आप खुद ना कर सकते थे, चाचा शिवपाल को आए कर सकते थे, तो वहां पर एक अच्छा मैसेज जाता। क्योंकि ये जंग भी अभी देखा जाए ना तो डिंपल कहीं नजर नहीं आ रही। रघुराज सिंह शिवपाल पर बयान दे रहे हैं, शिवपाल पर बयान केशव प्रसाद मौर्य, योगी आदित्यनाथ सब शिवपाल पर ही बयान दे रहे हैं। तो अगर देखा जाए चाचा शिवपाल नहीं होते तो अखिलेश यादव की नामांकन वाले दिन वाले ही हार हो जाती। आपसे हमारा आखिरी सवाल यही रहेगा कि जिस तरीके से मायावती को लेकर यहाँ पर इस वक्त रणनीतियां बनाई जा रही हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से भी, लेकिन गौर किया जाए कुंडा से विधायक राजा भैया को लेकर, तो क्या वाकई में राजा भैया जो एक वक्त समाजवादी पार्टी के साथ यहाँ पर जो उनका बॉन्ड देखने को मिलता था, साथ ही साथ यादव कुनबे के साथ भी, लेकिन कहीं ना कहीं मायावती के चलते यहाँ पर रिश्ते काफी खराब होते हुए नजर आए थे अखिलेश यादव और राजा भैया के बीच। और उन्होंने जहां तक कि डिंपल यादव को लेकर भी खुलासा किया कि मायावती के वह पैर छूती हैं, उनका काफी मान सम्मान भी करती हैं, क्योंकि महागठबंधन के दौरान हमने वो नजारे देखे ही थे मंच पर, किस तरीके से डिंपल यादव उनके पैर छूती हुई नजर आई थी। लेकिन अब देखा जाए तो क्या कुछ राजा भैया की यहाँ पर कोई अहम भूमिका देखने को मिल सकती है? देखिए, राजा भैया जब बात परिवार की आती है, किसी और परिवार को श्रद्धांजलि या सांत्वना देने की, तो राजा भैया हमेशा आगे रहते हैं। ये बात जान लीजिए। अखिलेश उनके गले पड़कर फुट कर रहे थे तो राजा भैया आगे थे। लेकिन जब बात आती है पार्टी की, तो हमने भी कई सहयोगियों से जानने की इसी बात की कोशिश करी थी। उन्होंने कहा कि राजा भैया का समर्थन पिछले कुछ सालों से बीजेपी के झुकाव में ज़्यादा, जब से योगी सरकार बनी है। राजा भैया ये बात बखूबी जानते हैं कि किसके खिलाफ जाना है, किसके खिलाफ नहीं जाना। तो वो अगर देखा जाए तो मुलायम की मैनपुरी सीट पर ना ही बीजेपी का अभी तक ज़्यादा समर्थन करे, ना ही अखिलेश का। उन्होंने यहाँ पर मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी और दूर से ही प्रणाम करके अभी यहाँ पर दूरी बना रखी है। मायावती ने भी दूरी बना रखी है, कांग्रेस ने भी दूरी बना रखी है। बीजेपी और सपा के बीच यहाँ पर कड़ी टक्कर हो रही है। सुभाषपा का नाम था, वो भी पछड़ते नजर आ रहे हैं। तो राजा भैया का सीधा सीधा कदम है, ना ही इनकी तरफ ना ही उनकी तरफ। यहाँ पर उन्होंने नेताजी को श्रद्धांजलि दी है। जिस तरीके से यहाँ पर दीपक ने अपनी बात रखी है कि आखिरकार राजा भैया की क्या कुछ यहाँ पर अब आगे फैसले हो सकते हैं, क्योंकि फिलहाल देखा जाए तो मुलायम सिंह यादव जी को याद करते हुए उन्होंने तमाम पलों को भी साझा किया और पल पल वह नेताजी को याद करते हुए देखे जाते हैं, किससे शेयर करते हुए देखे जाते हैं। लेकिन फिलहाल सपा पर अगर गौर किया जाए, यहाँ पर अखिलेश यादव के समर्थन में अगर बात की जाए तो शायद ही यहाँ पर राजा भैया आगे आते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पिछले वक्त पर गौर किया जाए तो वह अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए ही देखे गए। खैर, वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा आखिरकार अब समाजवादी पार्टी की क्या कुछ रणनीतियां होंगी। क्या वाकई में मायावती साल 2024 के लिए जो प्लान बना रही हैं
लोकसभा चुनाव होने को जा रहे हैं, क्या वाकई में यहाँ पर बीएसपी जीत हासिल करती हुई नजर आएगी या फिर ओपी राजभर ने जो बयान दिया था तो उसके हिसाब से देखा जाए यहाँ पर महागठबंधन एक बार फिर से देखने को मिलेगा। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार मायावती जिस तरीके से यहाँ पर फैसले ले रही हैं, आखिरकार इन मास्टर प्लान में वह सफलता पाती हुई नजर आएंगी या फिर नहीं। आपकी क्या कुछ राय है इस पर, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।